तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका पहला जो हिस्सा था वो हमने कवर कर लिया था, लेकिन इसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे ब्रीफ तरीके से। आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्लियर? तो देखिए हम कैसे करके इसको शुरू करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा वेट कीजिए ज़रा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश बेसिक से आखिरकार क्या है, फिर इसके दूसरे हिस्से पर भी आएंगे जहां पर हम जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम स्टेट फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी सी बेसिक्स चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। रट्टा मत मारिएगा इसमें इकोनॉमिक सर्वे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यही डाटा आपको मेंस में लिखना है और यही डाटा आपको प्रीलिम्स में भी लिखना है। मेंस में कहाँ पर लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टूरिज्म सेक्टर से आपको क्वेश्चन आ गया, या फिर आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि टर्शरी सेक्टर में कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया जा रहा है। तो वो क्वेश्चन आया हुआ था, उसको आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे? तो आपको पहले वो टर्शरी सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, वो जरूरी है। और इंटरलिंक कैसे करना है वो आपको इसमें समझ आ जाएगा, इसीलिए आप अंत तक इसमें बने रहिएगा। क्लियर? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सा है? ये 2023-24 का है। ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक सर्वे जो होगा वो प्रीवियस ईयर का ही होगा। जो पिछला ईयर बीता है उसी का तो आपका इकोनॉमिक सर्वे हुआ होगा। अब इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर का होता है। आप सभी को पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 से लेकर के 31 में वो खत्म हो जाता है। इसीलिए 31 में आपने देखा होगा कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, दारू सस्ती हो रही है, सभी चीजें सस्ती हो रही है, क्योंकि अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 1 से लेकर के 31 तक होता है। तो ये इसका जो पब्लिकेशन होता है वो हर एक साल होता है पब्लिकेशन। अगर आपको थोड़ा सा और ब्रीफली देखना है, फॉर एग्जांपल जहां पर आपको डाटा और ज्यादा क्लियर मिलेगा, कैग की रिपोर्ट देखिएगा, जहां पर आपको प्रीवियस जो डाटा है वो आपको मिलेगा। कैग की रिपोर्ट ऐसा करके डालिएगा, स्टेट फाइनेंस की कैग की रिपोर्ट, वो आपको यूट्यूब पर इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। जो प्रीवियस डाटा है, जो सही डाटा है, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का मतलब है कि आप एस्टिमेट लगा रहे हैं कि भैया ये चीज आगे जाकर के होगी, ये है ना। एक तो है रिवाइज एस्टीमेट, एडवांस एस्टीमेट्स। तो एडवांस एस्टीमेट में आप क्या कर रहे हैं? आगे का एस्टीमेट लगा रहे हैं। लेकिन आपके पास जो एक्चुअल डाटा है, जहां पर आपको लिखे कई बार मिलेगा, ये भी मिल जाएगा आपको, एई मिलता है। इसको एडवांस एस्टीमेट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्चुअल डाटा जो है या एडी भी मिलता है कई बार। तो एक्चुअल डाटा आपको प्रीवियस वाला मिलता है। जैसे 2021 का आपके पास एक्चुअल डाटा होगा, 2022 का भी डिस्टॉर्टेड डाटा है, 23-24 का भी आपके पास डिस्टॉर्टेड ही डाटा है, क्योंकि 24 तो अभी शुरू ही हुआ है। खैर, मैंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है उसका पब्लिकेशन हर एक साल होता है, प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरिंग बजट सेशन। कब ये जारी किया जाता है? तो बजट सेशन के दौरान, क्योंकि हमारे पास 3 सेशन होते हैं। पहला आपका बजट सेशन, फिर आपका मॉनसून सेशन, फिर आपका विंटर सेशन। जैसे कि अभी आपका बजट सेशन चला हुआ है, बजट पेश हो चुका है, बजट पास किया गया है। हाल ही में आपका बजट पास हुआ ना, कि जब आपका जो एमएलए वाली कहानी चली हुई थी, वो ये 6 एमएलए इधर मिल गए, इधर मिल गए। तो बजट अगर पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। और वो बजट आपका पास हो गया। बजट सेशन ही इन तीनों सेशन में से सबसे लंबा सेशन चलता है, क्योंकि डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है। मॉनसून उसके बाद आता है विंटर सेशन। तो बजट सेशन के दौरान ही पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, फिर आपका बजट पेश होता है। ऑब्वियस सी बात है कि पहले आपके पास कुछ एक डाटा होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। उसके बाद आप बताएंगे कि भैया हाँ, इस सेक्टर में इतनी वृद्धि हुई, इस सेक्टर में इतनी ग्रोथ हुई, तो हम इस सेक्टर में ये सब चीजें आगे फ्यूचर में करने जा रहे हैं। तो आपको बजट में पेश होता है। फिर इसमें क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अक्रॉस द स्टेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स एंड चैलेंजेस, एंड इनिशिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शंस, कि हमें क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे। ध्यान समझिएगा, लास्ट तक आपको क्लियर ही आ जाएगा। कईयों ने ये वीडियो देख भी ली होगी, लेकिन और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए अंत तक इसमें आपको बने ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रट्टा वाला इसमें इकोनॉमिक सर्वे में कुछ होता नहीं है कि आप इसको रट्टा ही मार करके आप उसको याद रखें। कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर होती है इसकी स्टेट इकोनॉमी की। हिमाचल की इकोनॉमी है उसका कॉम्प्रिहेंसिव। फॉर एग्जांपल आपका जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या हुआ है, टर्शरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में भी जो सब सेक्टर है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितना वो जीवीए को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वही सब चीजें हम इसमें देखते हैं। असेसमेंट ऑफ ऑल सेक्टर, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या हुआ, क्या नई पॉलिसीज आई, उन पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही साथ में मैक्रो इकोनॉमिक व्यू होता है, जिसमें आपको फिजिकल परफॉर्मेंस दे जाता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, फिजिकल डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, ये सब चीजें आप इसमें देखेंगे। इम्पैक्ट क्या होता है कि जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आपकी पॉलिसी मेकिंग पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, कि क्या किस तरीके की आपकी पॉलिसी होगी। अब डाटा का जो सोर्स है वो क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे में?
जैसे कि आपका स्टेट और सेंट्रल डिपार्टमेंट हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नीति आयोग की रिपोर्ट होगी, लेबर ब्यूरो हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सारे जो डाटा हैं उन सभी का विश्लेषण करके आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है एक बनता है। इसीलिए इकोनॉमी से आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो इसी से ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कितने सारे डाटा इसमें सीधे ही ले जा रहे हैं। आपको रिजर्व बैंक ऑफ डाटा का पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही इकोनॉमिक सर्वे में ला लिया गया है। तो कुछ एक चैप्टर है इसमें, देखिए 18 चैप्टर हैं, अलग अलग चैप्टर, जिसमें से आपका पहला तो जनरल रिव्यू है, स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू है, तो इनको हम डिस्कशन करेंगे। पहले इसमें बताया गया था वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, संभावना यही है कि वर्ल्ड इकोनॉमी से भी आपको क्वेश्चन आ जाए। जो भी आपको डाउट्स होंगे तो वो आपको यहाँ पर चैट सेक्शन में आपको लिख दीजिएगा, और मैं आपको साथ साथ में यहाँ पर रिस्पॉन्स देता रहूंगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, ये वाले सेक्शन में मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, हिमाचल जो आएगा तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जनवरी 2024 की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया जो ग्रोथ फोरकास्ट है इंडिया की जीडीपी के लिए वो 2024 के लिए, वर्ल्ड की बात, सॉरी 2024 के लिए 2.4%, इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड की बात हो रही है ये, और 2025 में जो ग्रोथ रहेगी वो 2.7% रहेगी। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन जो है पिछली में पूछे गए हैं तो आने की संभावना भी उनकी बनती ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसका रिपोर्ट पहले भी आ चुका है। इसने कहा कि 2023 में जो ग्रोथ फोरकास्ट होगी वो आपका 3.0 होगी, और साथ ही साथ में 2024 में 2.9% होगी। इन्फ्लेशन फोरकास्ट है, इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें भी कुछ एक आंकलन दिया गया है, 2.9, 2.7 और 3.0, ये अलग अलग डाटा है, याद रखना इसको, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है देखने को, यहां से कि आईएमएफ के द्वारा फोरकास्ट क्या किया गया है कि भारत की इकोनॉमी किस तेजी से बढ़ेगी, क्या प्रोजेक्शन किया गया है। तो आप देखेंगे कि आईएमएफ ने कहा कि 2023 में तो 6.3 की वृद्धि और 2024 में भी 6.3 की वृद्धि से या ग्रोथ रेट इतनी रहेगी। तो आईएमएफ ने क्या कहा, याद रखना 6.3%, ये है हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ कितनी होगी। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा 6.4, ओईसीडी ने कहा 6.1। तो तीन डाटा आपको यहां से याद रखने हैं, आईएमएफ ने कहा 6.3, वर्ल्ड बैंक ने 6.4 और ओईसीडी ने कहा कि 6.1% भारत की जो ग्रोथ है वो इतनी रहेगी। बाकी की जो ग्रोथ है आपको याद रखनी है नहीं रखनी है, इट्स अप टू यू। याद रखें चाइना और वर्ल्ड की रखना है तो अच्छी बात है, नहीं रखना है तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। क्लियर। इसके आगे आए, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में क्या कहा गया है कि इंडिया के लिए 2023 जो था एक स्पेशल ईयर रहा। क्या अचीवमेंट हुई, पहली अचीवमेंट तो थी आपका मिशन चंद्रयान, फिर आपका था G20 समिट को होस्ट करना। ये दो अचीवमेंट, मेजर अचीवमेंट थी 2023 की। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स की अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स 2023-24 के लिए जो ग्रोथ बताई गई है वो है 7.3%। अब ये एडवांस एस्टिमेट यहां पर क्यों लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान समझिएगा। यहां पर ये एडवांस एस्टिमेट क्यों लिखा गया है। प्रीवियसली मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा कि जो फाइनेंस ईयर होगा वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होगा, है ना, इतना ही तो मैंने आपसे कहा। अब जब ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, अगर हम बात करें 2023-24 की, 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म कब होना था, है ना, 1 अप्रैल से 31, तो 31 मार्च तक वो खत्म हो जाना था। लेकिन जब ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया तो फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हुआ ही नहीं था, समझ रहे ना। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ था, इन्होंने क्या कहा, ये हमारा अब एडवांस एस्टिमेट्स है कि इतना इतना ग्रोथ रहेगा ही, क्योंकि 1-2 महीने रह गए हैं और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने से पहले ही आ गया है। अब तो नया फाइनेंशियल ईयर चलेगा। अभी आज कितनी तारीख है, 15 तारीख है, 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। कौन सा, ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, इसके बाद चलेगा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चलेगा। अब कब ये चलेगा, 31 मार्च से लेकर के, उसके बाद यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के, फिर से जब अप्रैल आएगा 1 अप्रैल से लेकर के आगे वाले जो 31 मार्च है तब तक ये फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बजट कब पेश हुआ, इकोनॉमिक सर्वे कब पेश हुआ, तो वो आपका पेश हुआ है इसमें, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो इसीलिए ही हम इसको कहते हैं एडवांस एस्टिमेट्स, क्योंकि
हम एडवांस में ही हमने एस्टिमेट दे दिए हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ था, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म ना होने से पहले जो एस्टिमेट्स दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं आप एडवांस एस्टिमेट्स। क्लियर? इसीलिए यहां पर कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स भारत का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो रहेगा 7.3% और प्रीवियस था 7.2%। ठीक है, क्लियर है? आवाज आ रही है सही तरीके से, समझ आ रहा है? तो ये चीजें मुझे बताते जाओ ताकि मैं आगे कंटिन्यू सही तरीके से कर पाऊं फिर, है ना? ये चीजें मुझे साथ साथ में आपने बताते रहना है कि आपको समझ में आ रहा है या आवाज सही तरीके से आ रही है। फिर आपका एम्बिशन क्या है भारत का? एम्बिशन टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2025। 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है भारत में। पहला एम्बिशन ये है। दूसरा एम्बिशन है गोल ऑफ अचीविंग डेवलप्ड इकोनॉमी स्टेटस बाई 2047। 2047 तक दो चीजें हैं यहां पर जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं छोटे एग्जाम में, जैसे कि भारत का लक्ष्य कब तक है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए 2025 तक, और साथ ही साथ में डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस 2047 तक। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, ये मेजर जो है ये दो चीजें आपने याद रखनी है, 2025 और 2047। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि 2030 तक हमें 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो अब एक नया टारगेट आ गया कि 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2030 तक। डेवलप फेज की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी डेवलप फेज अगर पूछा जाए आपसे तो किस तरीके का फेज है? ये एस फेज है। एस फेज में हाँ कौन सी स्टेज पर है? एस फेज क्या होता है? देखो ये इनिशियल स्टेज है। इस इनिशियल स्टेज में आपने थोड़ा एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट का मतलब ही आप थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा रहे हैं ना, तभी तो आप एक्सेलरेशन दबाते हैं। तो एक्सेलरेशन की स्टेज पहुंच जाए आप कि आप अभी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ये इनिशियल स्टेज है जहां आपने स्टार्ट किया। थोड़ी चढ़ाई आई, आपने बोला कि भैया अब तो स्पीड और ज्यादा करनी पड़ेगी, बेशक गियर आपको पहला करना पड़ेगा लेकिन फोर्स तो ज्यादा ही लगानी पड़ेगी, तभी तो आपका लगेगा पहला गियर। तो एक्सेलेरेशन फेज था, फिर आपका टर्मिनल स्टेज पहुंचता है। तो इस तरीके की भारत जो है इस डेवलप फेज में अगर बात करें तो एस फेज में डेवलपमेंट कर रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें तो करंट में अगर देखें 75 ट्रिलियन है, और सॉरी 3.75 ट्रिलियन है, और एम्बिशन है 2027 तक ये 5 ट्रिलियन बनने का, ये ऊपर ही है। पर कैपिटल इनकम की बात करें तो 98,374, ये भी याद रखना है 98,374। इसको मैं फिर से इसीलिए करवा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे को क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और पहले वाली वीडियो के दौरान जो कैमरे का मैंने बताया था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, इसलिए वो आई थिंक उस दौरान नहीं बना पाई या फिर थोड़ा सा और इशू था। क्लियर है? यहां तक आगे करते हैं। अब चलते हैं ग्रोथ सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, ये भारत की इकोनॉमी की बात हो रही है, हिमाचल पे इसके बाद वाला है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेक्टर, और ये डाटा किसने दिया हुआ है? सोर्स है इसका एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये इसका सोर्स है। आप मुझे बताएंगे कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का जो बना ये कब बना, इतना आप बताइएगा जरा चैट सेक्शन में। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, देन वी हैव टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आप देखेंगे 2021-22 का डाटा है, ये 2023-24 का डाटा है, हमें यही पढ़ना है। और 23-24 में भी यहां पर लिखा होगा, जब आप पीडीएफ आपको मिलेगी यहां पर लिखा हुआ है 2023-2024 एडवांस एस्टिमेट्स। और ये एडवांस एस्टिमेट्स क्यों लिखा हुआ है? रीजन एक ही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पिछले वाले में हुआ है, इसको ये जारी हुआ है और तब तक जो डाटा है पूरा कंपाइल हुआ ही नहीं है कि आगे वाले जो एक महीना बचा हुआ है उसमें ग्रोथ क्या रहेगी। तो 2023-24 के एडवांस एस्टिमेट्स के तहत आप देखेंगे कि जो टर्शरी सेक्टर है उसमें ग्रोथ बताई गई है 7.7%, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें 7.9%, और यहां पर 2.6%। तो प्राइमरी सेक्टर 2.6, 7.9, 7.7%। तो दोनों जो है ये नेक टू नेक है, 7.9 और 7.7। यहां पर सेकेंडरी सेक्टर आगे है, टर्शरी सेक्टर पीछे है। यहां पर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अगर आपको कहा जाए रिलेट करने को कि हिमाचल के साथ रिलेट कीजिए, क्या हिमाचल की जो इकोनॉमी है उसमें टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या दोनों बराबर हैं? तो वो देखना पड़ेगा हमें फिर, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसीलिए इसको आपने याद रखना है कि 2023-24 के एडवांस एस्टिमेट्स के तहत आप प्राइमरी सेक्टर में आप देखेंगे 2.6 की ग्रोथ, और सेकेंडरी सेक्टर में 7.9 की, और टर्शरी सेक्टर में 7.7% की ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिलती है। रियल जीडीपी ग्रोथ एक होता है रियल, एक होता है आपका जो करंट में चला हुआ है, चलो उसकी बात हम बाद में भी करेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड, व्हाट इज जीवीए? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था
कि जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका मतलब ये है कि हर एक सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है वो सभी को जांचना आप जीवीए से पता लगा सकते हैं। एंड जीवीए इज बेटर मेथड देन जीडीपी। जीडीपी तो अच्छा ही मेथड है आपका, जीवीए से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको ये पता लग रहा है कि प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में सब सेक्टर बने हुए हैं, उन सब सेक्टर में से कितना ग्रोथ हो रही है हर एक सेक्टर में, जो हर एक सेक्टर में है ना। जैसे सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे वो टर्शरी सेक्टर है, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट में से इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है। तो जीवीए की मोटी मोटी अगर बात की जाए, हर अब जो डाटा आता है, इस वाले में आपने इकोनॉमिक सर में देखा होगा, प्रीवियस वाले में देखा होगा, जो डाटा आता है वो जीवीए का आ रहा है। अब जीडीपी का अब नहीं आता ज्यादा, जीवीए का आ रहा है कि जीवीए अच्छा मेथड है चीजों को समझने का, एग्जैक्टली समझने का कि क्या हो रहा है। एनएसओ 2019। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे जीवीए ग्रोथ फॉर प्राइमरी सेक्टर आपका है 4.8, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है, ये भी 22-23 का है, ये भी 22-23 का है। याद रहता है? ठीक है। नहीं रहता है, उतना बड़ा इशू तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। कंपैरेटिव ग्रोथ की बात करें, ये हिमाचल और नेशनल का है। अब ये दोनों आपने याद रखना है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? वी शेप। पिछले वाले में भी था ये कि वी शेप है, लेकिन वी शेप रिकवरी कैसे? ये वी शेप रिकवरी तब की थी जब भारत कोविड से गुजर रहा था। कोविड था तो वी शेप यानी कि नीचे की तरफ डिक्लाइन हुआ, और कोविड से बाहर निकले तो आपको एकदम से स्टीप आपको ग्रोथ देखने को मिली जब आपका कोविड चले गया, यानी वो खत्म हो गया। ठीक है, ये वी शेप रिकवरी है आपका, और वी शेप रिकवरी जो है वो कुछ इस तरीके की होती है, नीचे की तरफ डिप किया और यहां से फिर हम ऊपर की तरफ चले गए। इस पर बाद में आएंगे, बाद में इन द सेंस कि आपने ये पीडीएफ से देख लेना है। हम बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, जहां पर हम बात करेंगे अब कांस्टेंट, और दूसरा है आपके पास करंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 लिखा हुआ है, इसका मतलब बात तो हम आज ही की कर रहे हैं, बात तो हम क्या कर रहे हैं, 23-24 की ही कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं 2011-12 के प्राइसेस को लेकर के, कि 2011-12 में आखिरकार प्राइसेस क्या थे, क्या इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी में ग्रोथ आई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए आज 10 पेन का प्रोडक्शन हो रहा है और उनका प्राइस 20 रुपए है, तो ये हो गए 200 रुपए, और 10 पेन का ही प्रोडक्शन 2010 में हो रहा था लेकिन प्राइस उस वक्त था 10 रुपए, तो ये 100 रुपए हो गया। यानी कि 2011-12 में जो पेन का प्रोडक्शन था वो इतना था, लेकिन यहां पर जो ग्रोथ आई है वो किस वजह से आई है? इस महंगाई के कारण। ये क्या है? ये प्राइस है। प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, प्रोडक्शन सेम है, प्रोडक्शन इतना 10 है, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया है। इसका मतलब है उस प्राइस के बढ़ने के कारण हमारी जीडीपी में ग्रोथ हुआ है। तो यही है जहां पर आप देख रहे हैं कांस्टेंट प्राइसेस में कि भैया हम एक टारगेट लेकर के, हम एक कोई ईयर लेकर के चलेंगे, उस वक्त से हम कंपेयर करेंगे इसको, और वो सही चीज आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे कि भैया हमारा, हम जब पढ़ रहे थे, हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया तो 3-4 महीने थे, 3-4 महीने से हमने पढ़ना शुरू किया, और अब हमारे भीतर ये चेंजेस है। तो वो आपने देखा एक्सपीरियंस लेकर के। अब कोई आपके सामने आ गया, उसने एक ही दिन बुक पढ़ी और वो आपको बताने लगे कि भैया हमने आज ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। कई बार आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी में नए नए कई बार पढ़ने आ जाते हैं, फिर डिस्कशन होती है आपस में, तो वो चाहते हैं कि वो और ज़्यादा डिस्कस करें आपके साथ। भैया मैंने ये भी पढ़ा, मैंने वो भी पढ़ा, हो पढ़ा आपने भी है, लेकिन वो बताने में थोड़ा सा ऐसा होता है कि भैया अभी नया नया है तो बोलने दे दो, क्या जाता है, आगे जाकर के पता चलेगा जब ठोकरें लगेंगी, है ना। तो वही वाला हिसाब किताब है। आप कांस्टेंट प्राइसेस पर देखिए, उसे आप कहते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि रियलिटी में आपको कुछ चीजें पता लग रही हैं। तो रियल जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हिमाचल प्रदेश में जीएसडीपी वाज, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाज 1,42,800 करोड़। कितना? 1,42,800 करोड़। अगर आपके पास पीडीएफ है, अगर आपके पास पीडीएफ है अभी, तो पीडीएफ जो है वो आप ओपन कर लीजिए अभी। अगर है किसी के पास इकोनॉमिक सर्वे जो है वो साथ साथ में अगर कर रहे हैं तो वो पीडीएफ अपनी ओपन कर सकते हैं साथ ही साथ में। ग्रोथ रेट वाज 7.1%, 1,42,800 करोड़। याद रखना, कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23 स्लाइटली हायर, यानी कि प्रीवियसली कुछ और था, अभी हमें स्लाइटली हायर देखने को मिल रहा है थोड़ा सा। तो प्रीवियसली कितना था देखो, प्रीवियसली जीएसडीपी वाज 1,33,372,
1,33,372, अब कितना है 1,42,800, इसका मतलब ज्यादा ही तो है। यहां पर जो ग्रोथ रेट था वो था 6.9%, यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो है 7.1%, इसका मतलब स्लाइटली हायर है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जो ग्रोथ रेट था इन द कांस्टेंट प्राइसेस, क्या वो ज्यादा था या फिर कम था, तो वो ज्यादा रहा है और इसमें थोड़ा सा आपको ग्रोथ यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा आपका करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस का मतलब यही है कि जो नया नया अभी लाइब्रेरी में आया है और उससे बहुत सारी चीजें आपके पास बतानी है, और ये आपको ज्यादा ही मिलेगा इस चीज से ज्यादा ही मिलेगा, यानी कि बोलने वाला ज्यादा मिलेगा। बेशक रियलिटी तो यही है, बस वो बोलने वाला आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसने अभी अभी वो चीजें पढ़ी हैं। तो ये सिर्फ करंट की बात कर रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 23-24 में जीएसडीपी वॉज 2,07,430 करोड़। यह है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, और ग्रोथ रेट कितना बता रहा है ये 8.2%। कितना है भैया 8.2%। और साथ ही साथ में यहां पर 2022-23 में 1,91,728 करोड़, ग्रोथ रेट कितना है 11.4%। अब दोनों में आप कंपैरिजन करके देखिए, लग रहा है ना कि यहां पर चीजें बहुत ज्यादा बताई गई हैं और ऊपर जाकर के चीजें जो थी वो बहुत कम बताई गई हैं, यानी कि ऊपर वो रियलिटी में चीजें बताई गई हैं। यहां पर आपको जो दिख रहा है 1,42,800 करोड़, 1,33,372 करोड़, 2 ईयर्स का है ये। यहां पर जो है यहां 2 लाख है, यहां पर 1 लाख था, 1,42,000, यानी कि लगभग यहां पर जो अंतर आ रहा है वो आपको कितना आ रहा है 50,000 का, सीधे ही आपका अंतर आ रहा है। यहां पर 50,000 करोड़ की बात हो रही है, सिर्फ 50,000 की नहीं। तो यहां पर 1,91,000, यहां पर 1,33,000। क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो यहां से आगे बढ़ते हैं, और ये भी याद रखिएगा यहां पर 7.1%, 8.2, 6.9, 11.4। क्लियर है? अच्छा, बंद हो जाती है, ठीक है, कोई इशू नहीं। हमारे पास ऑप्शन था एक, लेकिन अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम अभी भेज सकें। इनेबल लीडर बोर्ड, ये क्या चीज है? चलो पता लग ही जाएगा हमें। खैर, यहां से आगे चलते हैं। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय होता ही क्या है कि आप जीडीपी करें, पॉपुलेशन करें, सॉरी आपके पास जो नेशनल इनकम है या स्टेट की जो इनकम है डिवाइडेड बाई आपने पॉपुलेशन कर दिया, तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आ गया, पीसीआई आ गया। अब पर कैपिटा इनकम जो हिमाचल प्रदेश की है वो भारत से ज्यादा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और याद रखने लायक है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आप देखेंगे तो पीसीआई एट करंट प्राइसेस was 2,35,199, 2,35,199 है आपका कब का पीसीआई एट करंट प्राइसेस। ग्रोथ रेट कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23 7.5%, यानी कि ग्रोथ रेट तो हुआ ही है, प्रीवियस ईयर से इसमें ग्रोथ हुआ है। और प्रीवियस ईयर जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 2,18,788। इसमें जो ग्रोथ आया है यहां पर देखो, बीच में जो ग्रोथ आया है यहां पर इतने से बड़ा हुआ है ना, इतना ये प्रीवियस ईयर का था और ये इस वाले ईयर का है, तो 7.5% की जो ग्रोथ है वो हमें यहां पर देखने को मिली है। 7.5% की जो ग्रोथ है वो हमें यहां पर देखने को मिली है, इतनी ग्रोथ आई है इसमें इस बार का जो ईयर है वो। कंपैरिजन विद ऑल इंडिया फिगर, अब इसका कंपैरिजन किया जाए भारतवर्ष से, क्योंकि ये तो आपका हिमाचल का ही हो गया, तो ये तो आपको डाटा एक याद रखना है। अब भारत की अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश पर कैपिटा इनकम इज कंसिस्टेंटली हायर देन ऑल इंडिया फिगर, क्योंकि आपका लगभग 98,000 समथिंग थी नेशनल जो आपका पर कैपिटा इनकम थी वो तो 98,000 समथिंग थी, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 2,35,000, और ये तो आपका करंट प्राइसेस पर है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम 87,721, ये याद रखना है डाटा 87,721 से लेकर के, ये कब का डाटा है, ये है 2011-12 से, हिमाचल का ही है। आज कितने पहुंच गए हम जी 2,35,199, यह है आपका 2023-24। ये डाटा याद रखना है कि 2011-12 में देखिए 87,721 तब पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की,
अब 2023-24 में 2,35,199 पहुंच चुकी है। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एक होता है आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, इसमें बताया गया है कि व्हाट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, 7.9% है अगर आपको याद रहता है तो। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, ये कह रहा हूं एक्स्ट्रा अगर याद रहता है तो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इज द मेन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर देन 1 ईयर, यानी कि एक साल से ज्यादा के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, ये डाटा भी उसमें ही दिया गया है। तो खैर इसको आप याद ना रखें, अगर रहता है तो ठीक है। 7.5% ये आपको याद रखना है। 2,35,199, 2011-12 में 87,721। जब भी बात आएगी हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, आप किसकी बात करेंगे, आप पर कैपिटा इनकम की भी बात करेंगे उसमें, कि उसमें किस तरीके से सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है 87,000 से लेकर के आज 2,35,000। और यही वो चीज है जो डिटरमाइन करेगी कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, एजुकेशन कैसी होगी, हेल्थ कैसा होगा, यही जो चीज डिफाइन करेगी ना कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये ग्रोथ रेट भी है दोनों का, नेशनल और इंडिया का, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये मैप में आपको मिल जाएगा वहां पर। सेक्टोरल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात की जाए तो वहां पर आपको प्राइमरी सेक्टर देखने को मिल रहा है, सेकेंडरी, टर्शरी। आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जहां पर आप डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसे आप प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया। फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वो आपका सेकेंडरी में आता है। टर्शरी सेक्टर में आपका सर्विसेज आती हैं, ये सारा सर्विसेज है, रेलवे, रोड, वाटर सर्विसेज, इंसिडेंट टू ट्रांसपोर्ट, होटल एंड रेस्टोरेंट्स, ये सारा आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। तो इस पर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम कर ही चुके हैं इकोनॉमिक्स में। यहां पर बताया गया है जीवीए किसका, प्राइमरी सेक्टर का। पहले क्या बताया गया है, जीबीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर, कि भाई उसका जीबीए आखिरकार कितना है। तो आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर, जीबीए आपको पता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट ही होगा आगे के लिए, क्योंकि ये तो खत्म हुआ ही नहीं है, इसलिए एस्टीमेट लिखा हुआ है। तो जीबीए इस किसका, प्राइमरी सेक्टर का है 17,036 करोड़। कितना है, 17,036 करोड़ है जीवीए ऑफ प्राइमरी सेक्टर। यह है बात 2023-24 की, 2023-24 की। 2022-23 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात की जाए तो यहां पर आपका है 17,417। ठीक है, अब क्या आपको कोई डाटा बड़ा लग ही रहा होगा, अब कौन सा डाटा आपको ज्यादा बड़ा लग रहा है, 17,036 करोड़ या 17,417 करोड़। ये 2022-23 का है। इसका मतलब ये है कि 23-24 जो 23-24 है, जो अभी चला हुआ है, जो खत्म होने जा रहा है, उसमें आपको यहां पर डिक्रीज देखने को मिलता है। इस साल पिछले साल से आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है कि 17,036 करोड़ जीवीए फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, जीवीए फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाज 17,407 करोड़, तो 417 करोड़ इतना था ये। इसका मतलब यहां पर डिक्रीज आया हुआ है। देखिए इसमें इकोनॉमिक सर्वे में आप सभी जो हैं वो ध्यान से देख ही रहे होंगे, और बोर तो इसमें होने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये डाटा जो है, अगर आपने इकोनॉमिक्स में उस डाटा से खेल लिया, इकोनॉमिक्स में वो डाटा आपको समझ में आ गया, तो इसका मतलब आपको वो इकोनॉमिक्स की छोटी जो चीजें हैं, जो बेसिक्स चीजें हैं, वो आपको समझ में आ गई। आपको लिखना क्या है, मेंस में क्या लिखना है, प्रीलिम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर आप इसमें ही कंफ्यूज हो गए तो फिर भैया मुश्किल है। इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप ये मान के चलते हैं कि भैया 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो क्या ही करना है ज्यादा, 3-4 क्वेश्चन की तो बात ही नहीं है, ये तो उससे बहुत आगे जाकर के बात है, इंटरव्यू तक ये बात जाएगी, जहां पर आपको बेसिक से लेकर यहां तक एडवांस तक की जानकारी होनी चाहिए कि क्या पर कैपिटल इनकम है, जीवीए फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर कितना है, डिक्रीज उसमें आया है। तो ये भी तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आपको जब आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है, और इंक्रीज क्यों देखने को मिला है या डिक्रीज देखने को क्यों मिल रहा है, ये डिप आपको क्यों देखने को मिल रहा है, क्या कारण है उसके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमने यहां पर देख लिया 17,417 ग्रोथ रेट उस वक्त था 5.7%, उसकी बात करें तो ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दी गई है 2022-21-22 की, फिर 22-23 की, फिर 23-24 की। 23-24 में आपको देखने को मिल रहा है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, यहां पर 21-22 है,
21-22 में 4.6%, 22-23 में 5.7%, 23-24 में -2.2%, -2.2%, यहां पर माइनस देखने को मिल रहा है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है। अगर इसका सेक्टोरल ब्रेकडाउन किया जाए कि प्राइमरी सेक्टर में भी तो अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे कि आपका क्रॉप सेक्टर है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग है, तो अलग अलग सेक्टर हैं। तो ये तो आपको उतना ये नहीं रखना याद कि भैया इसमें क्या है, ये सब चीजें तो ये थोड़ा और डीप हो जाएगा, लेकिन इतना आप याद रख सकते हैं कि किसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, किसमें आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक मिनट, अंधेरा हो गया? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर में होगा। चलो एक मिनट जरा, क्योंकि प्रोसेसिंग वहां की स्लो है और फिर आपको दिखेगा नहीं वो। ठीक है, एक मिनट जरा। हाँ, ठीक है ठीक है। क्या बात हो रही थी यहां पर? सेक्टोरल ब्रेकडाउन की हम बात कर रहे थे। तो सेक्टोरल ब्रेकडाउन में क्रॉप सेक्टर में आपको माइनस ग्रोथ देखने को मिल रही है, -6.5% ग्रोथ देखने को मिल रही है। किसमें? क्रॉप सेक्टर में। इसमें आपको नहीं मिल रही है। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर में आपको 1.6% की ग्रोथ है। साथ ही साथ में लाइव स्टॉक सेक्टर 4.1%, फिशिंग सेक्टर 7.0%, माइनिंग एंड क्वेरिंग 5.8%। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब देखिए यहां पर, इसका मतलब यह है कि क्रॉप सेक्टर में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्रॉप सेक्टर में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी भी ज्यादा है या इसको और कम करें, ये भी बता दो मुझे, अभी बता देना मुझे। ठीक है, जितने में आपका रिस्पॉन्स आता है वो मुझे बता देना कि अगर ज्यादा लाइट होगी तो उसको कम कर देंगे फिर। तो यही आपको याद रखना है कि कौन से सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि बाकी में तो ठीक ही है, बाकी में तो आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, जैसे 4.1, 1.6, 7.0, 5.8। एक ही सेक्टर ऐसा है, एक ही सब सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको माइनस में ग्रोथ देखने को मिल रही है, -6.5। प्राइमरी सेक्टर का एक सेक्टर जिसमें आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, और वो है आपका क्रॉप सेक्टर। ज्यादा है लाइट? बताओ बताओ। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए की बात हो रही है अब। सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर का हमने देख लिया कि भैया कितनी ग्रोथ थी 2021-22, अभी 24 चला हुआ, 23-24, तो उसमें आपको कम देखने को मिल रही है। जीवीए की बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, 23-24 में जीवीए कितना था आपका? यहीं पर मैं लिख देता हूं, 63,000। कितना है आपका? 63,424 करोड़। कब की बात हो रही है ये? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की। ऐसे लिख देता हूं मैं, 23-24, है ना, 23-24। ठीक है, कम करते हैं, रुक जाओ जरा। ठीक है, तो आई होप कि अब ठीक हो गया होगा। इसमें भी हम सेक्टोरल ब्रेकडाउन का बात करें, कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जहां पर कितना था? 58,039 करोड़। कब की बात हो रही है? 2022-23 की बात हो रही है। यहां से तो आपको ग्रोथ देखने को ही मिल रही है ना, देखने से तो पता लग रहा है जो ग्रोथ ही हुई होगी। और कितनी ग्रोथ हुई है? तो 9.3% की आपको ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है, 9.3%। और अभी मुझे बता देना है कि लाइट सही से आ रही है, तो एक बार मुझे क्रॉस चेक करके बता देना है। सेक्टोरल ब्रेकडाउन की बात करें, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में भी हमने देखा कि उसमें भी सेक्टोरल ब्रेकडाउन था, तो वैसे ही यहां पर सेकेंडरी सेक्टर में भी जो सेक्टोरल ब्रेकडाउन है, वहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जीवीए फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना है आपका? 43,829 करोड़। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा ही देखने को मिल रहा है आपको, सबसे ज्यादा किससे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज में आपको 6.7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये ग्रोथ ही है, यहां पर आपको
9.3% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये वाला जो ग्रोथ है ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जैसे पिछली बार 6.1 का, अभी आपको 9.3% का आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेकेंडरी सेक्टर जीवीए अलग अलग दिया गया है यहाँ पर कि 2023-24 में इतना ही है ना, 63,000, ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, 63,424। तो ये आपको स्टीप थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बीच में थोड़ा सा डिक्रीज, यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जीवीए 11,284 करोड़, ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है 12.9% का। क्या होता है कि याद रखना क्या होता है कि कभी कभी ये भी याद रखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, कौन से सेक्टर में सबसे कम ग्रोथ है। सब सेक्टर की बात हो रही है। सेकेंडरी सेक्टर में, हिमाचल प्रदेश के सेकेंडरी सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है 12.9% का इंक्रीज कि भैया कंस्ट्रक्शन क्या है, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। क्या पता स्मार्ट सिटी ही बन रही हो जो हमें ना दिख रही हो, या कहीं पर कुछ और काम कर रहे हो। तो ये ग्रोथ आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग में इस तरीके से है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कंस्ट्रक्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिल रहा है आपको 12.9% का वो कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल रहा है। ये भी याद रखना है प्राइमरी सेक्टर में, क्रॉप सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का सब सेक्टर है क्रॉप सेक्टर, उसमें आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली, नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही। उसकी वजह से जो प्राइमरी सेक्टर का जो जीवीए है वो भी आपको, उसमें भी आपको डिक्रीज देखने को मिला। कंक्लूजन क्या निकाला, यही तो कंक्लूजन निकाला ना आपने। तो दो सेक्टर हमारे हो गए हैं अब, एक आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आपका सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है हमारा टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर की अगर बात की जाए, इसमें भी जीवीए की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो जीवीए आपको दिख रहा है वो है 54,253 करोड़, ठीक है। अब यही जो जीवीए था, कंपेयर करना इसको यहां से, जीवीए फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर वाज 63,424, सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और टर्शरी सेक्टर का आपको जो जीवीए दिख रहा है वो 54,253 करोड़ दिख रहा है। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इट वाज 50,520 करोड़, 50,520 करोड़ था। इसका मतलब यहां भी इंक्रीज आया हुआ है। तो वो इंक्रीज कितना आया हुआ है यहां तक, तो वो है आपका 7.4% का इंक्रीज आया हुआ है। कितना है, 7.4% इंक्रीज आपको यहां से यहां तक देखने को मिल रहा है। अगर इसके भी सेक्टोरल ब्रेकडाउन की अगर बात की जाए, क्योंकि आपको यह भी याद रखना है कि किसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज आया हुआ है। सेक्टोरल ब्रेकडाउन की अगर बात की जाए तो ट्रेड, रिपेयर, होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है, आपको जीवीए नहीं बताया गया इसका, ठीक है। जो ग्रोथ रेट है आपको यहां पर 8.4% का था, 8.4% 2023-24 में। और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर, इसमें है 11.4% का इंक्रीज। रियल एस्टेट, ओनरशिप और ड्वेलिंग और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर, यहां पर आपको 7.8% देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें मिल रहा है, रियल एस्टेट, किसमें था ये, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, यानी कि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इन सभी में आपको ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर इसके टर्शरी सेक्टर के सब सेक्टर की अगर बात की जाए, टर्शरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, लेकिन इसका भी हमें सब सेक्टर जो है वो पता होना चाहिए कि भैया सब सेक्टर क्या है। चलिए इससे आगे चलते हैं और मुझे साथ साथ बता दीजिएगा क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको इंक्रीज यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। देखो 54,253, पहले था 50,000, 45,000, 42,000, यहाँ पर 44 था। इसका मतलब 19-20 में इंक्रीज हो गया था, लेकिन 20-21 में डिक्रीज, फिर 21-22 में फिर इंक्रीज हो गया, फिर आपका 22-23 में इंक्रीज और 23-24 में फिर से इंक्रीज आपको टर्शरी सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा है। और अगर ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 7.4%, लेकिन प्रीवियसली इट वाज 10.4% 2022-23 की। और ये ग्रोथ इतना क्यों आया था, क्योंकि उससे पहले डिक्लाइन आया था। तो कभी भी डिक्लाइन आएगा तो उसके बहुत जो फेज उसका अगला होगा तो वो बहुत ज्यादा ही फास्ट होगा, इसका बहुत ज्यादा तीव्र होगा, वो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी उस वक्त। फॉर एग्जाम्पल आप भी क्या होते हैं, कभी ब्रेक लेते हैं
तो जब ब्रेक लेंगे तो उसके बाद का जो फेज होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा जोश आएगा पढ़ने का कि भैया इतने हफ्ते हमने ब्रेक ले लिया, 2 हफ्ते हमने ब्रेक ले लिया। उस 2 हफ्ते के बाद जो एनर्जी आपके अंदर आएगी, आपको लगेगा कि भैया आज ही हमें सारी बुक्स खत्म करनी है, 2 दिन होंगे आपके पास, आज ही हमने टेस्ट सीरीज करनी है, आज ही रिवीजन करना है। तो वही वाली जो एनर्जी है, वही वाला जो आपको ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही वाला है जो आपको याद रखना है। इसमें जो एक सेक्टर है जिसमें आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1.4%, -1.4% का 2023-24 में अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स। 2023-24 में एक ऐसा सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर के सब सेक्टर की बात की जाए तो एक सेक्टर ऐसा है जिसमें नेगेटिव ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी में आपको देखो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा इसी वाले में ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में। तो दोनों चीजें याद रखनी है। एग्जाम के दिन ऐसा मत बोलना कि भैया हमको करवाया नहीं था, हमको पता नहीं है किस तरीके से ये करना है, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। कंपैरेटिव सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट ऑफ जीवी एट कांस्टेंट प्राइसेस 2018-19 से लेकर के 2023-24 तक बताया गया है। तो याद क्या रखना है आपको यहां से, देखो प्राइमरी सेक्टर में 2023-24 में प्राइमरी सेक्टर में -2.2% कंपेयर ग्रोथ रेट है ये प्राइमरी सेक्टर का 2023-24 में। पीछे की ओर दिख रहा है, यहां पर आगे की ओर दिख रहा था, यहां भी आगे की ओर दिख रहा था, लेकिन यहां पर पीछे की ओर चले गया भैया। प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो ये नीचे वाला जो है अगर याद रहता है ठीक है, लेकिन ऊपर वाला तो आपको याद रहना ही चाहिए जो अभी का डाटा है 2023-24 का, 22-23 का। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात की जाए 9.3%, 5.1%, 9.1%, यानी कि ये वाला डाटा याद रखना है, 9.3% का ग्रोथ रेट। टर्शियरी सेक्टर में 7.4%, 10.4 एंड 6.5। और ये 10.4 क्यों था अभी हमने देखा, ये वाला जो डाटा है हमने अभी कवर कर लिया, अभी जस्ट इस क्लास में हमने खत्म किया तो ये क्या क्या डाटा इसमें बताया गया है। इतना क्लियर हो, सभी को क्लियर है, बताओ जरा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताते रहिएगा जो आप क्लासेस में कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो भी समय रहते आप बता दीजिएगा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन कैसे लिखना है, मेंस का क्वेश्चन हो, प्रीलिम के क्वेश्चंस हो, कुछ भी ऐसी टॉपिक्स हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमें ये समझ में नहीं आ रही है, फिर से कवर करने की जरूरत है, तो वो टाइम से बता देना है, क्योंकि रिजल्ट आपको ही देना है फाइनली, है ना। तो वो सब चीजें जहां पर भी कुछ एक डाउट्स हों एग्जाम से पहले, ये डाटा चाहिए वो चाहिए, तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन वो हमें पहले बता देना है आपने। ओके, और जो ऐसे हैं आपको दिए हुए पहले पहले वाला ही ऐसे लिखो, और इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। किसी ने आई थिंक मुझे भेज भी दिया है, रुद्रा ने भेजा है, लेकिन अभी तक मैंने चेक नहीं किया वो कैसा होगा। मैंने कहा था कि उसमें टाइम लेकर के आप उसको संडे तक दे देना, क्योंकि चेक तो आपके संडे को ही होंगे, तो संडे तक टाइम दे करके अलग अलग जगह पर देख करके उसे क्रॉस चेक कर लेना है कि क्या उसमें ऐड करना है, क्या छोड़ना है, ताकि आप सही तरीके से उसे ऐसे को लिखें, क्योंकि 1000 वर्ड्स में लिखना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तो मैं यही मान के चला हूँ कि आप सब लोग लिख ही रहे होंगे और संडे से पहले दे देंगे, क्योंकि संडे के बाद तो चेक नहीं होगी, उसके बाद अगला ऐसे चेक होगा, प्रीवियस वाला चेक नहीं होगा। ठीक है। ये उस वही बात है कि प्राइमरी सेक्टर का ये हो गया, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर उसका ही आप एनालिसिस जो करके है यहाँ पर बताया गया है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। अगर यहाँ ये पूछा जाए सेक्टोरल एनालिसिस की बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन इज लीस्ट, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लीस्ट है, कम है, बहुत कम है, लेकिन वो बहुत जरूरी है जो इसमें बताया गया है, लीस्ट बट वाइटल फॉर एग्रीकल्चर बेस, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बेशक उसका परसेंटेज जो है कम है। सेकेंडरी सेक्टर है फोकस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम चलाए और सस्टेन ग्रोथ होनी चाहिए इसकी। टर्शियरी सेक्टर हाईएस्ट है, सिग्निफिकेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इसकी बात की जाए जीवीए की, प्रीवियसली जो हमने पढ़ा इसमें कुछ और चीजें भी ऐड की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा जीएसबी है ना, ये अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट्स, इसमें सिर्फ थोड़ी ही चीजें ऐड की गई, यहाँ पर आई थिंक कुछ और भी चीजें ऐड की गई हैं यहाँ पर, जिसमें जो सबसे ज्यादा है वो सेकेंडरी सेक्टर से ही है, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर से नहीं, वो आपका टर्शियरी सेक्टर से है 84,000। प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए, प्राइमरी सेक्टर तो 27,147 करोड़, सेकेंडरी सेक्टर
आपका 81,968 करोड़। फिर आपका टर्शरी सेक्टर 84,005 करोड़। कंट्रीब्यूशन जीवीए ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर, और शेयर क्या है जीवीए में, तो ये भी आपको याद रखना है। आवाज डबल हो रही है? कब से डबल हो रही है? ऐसे कैसे आवाज डबल हो रही है? सभी को हो रही है क्या? सभी को हो रही है तो बता देना आपने, ऐसा ना हो कि हम क्लास में आगे चलते जाएं। परसेंटेज इसका है 14.1%, ये आपने याद रखना है। इसका परसेंटेज है 42.4% और इसका परसेंटेज है 43.5%। तो जीवीए में सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज है, इसमें कुछ और ऐड किया जो पिछला वाला था। जीबीए में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है 43.5% फ्रॉम टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर उसके बाद 42.4% और प्राइमरी सेक्टर उसके बाद है। ठीक है, आवाज का बताओ मुझे क्या हो रहा है, डबल आ रही सबको? अच्छा, ये यहां पर था। ठीक है, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ जीबीए एट करंट प्राइसेस, ये वही वाला है जो हमने अभी डिस्कस किया, जो प्रीवियस वाला था। प्राइमरी सेक्टर एंड अलाइड एक्टिविटीज, क्योंकि प्रीवियसली जो था वो सिर्फ आपका अच्छा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जो प्राइमरी सेक्टर में आता है 47,000। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर 81,968 और फिर आपका टर्शरी सेक्टर 84,005 करोड़। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट बेस प्राइस, इस सब को ही हमने प्लस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 1,93,120 करोड़। इसमें से आप नेट टैक्सेस को हटा देंगे, तो नेट टैक्सेस को प्लस करना है, इसमें प्लस ही करके आपके पास आएगा। लैगिंग हो रही, लैग तो हमारे पास भी हो रहा है, हम जो है आपसे काफी आगे चले हुए हैं। मुझे लगता है कहीं 1 मिनट का डिफरेंस ना हो कि हम आप इतने आगे चले हुए हैं आपसे। तो 1,93,120 करोड़ में आपने प्लस करने हैं 14,310 करोड़। तो आपके पास जो नेट वैल्यू आएगी जीएसडीपी आ जाएगा आपके पास एट मार्केट प्राइसेस 2 लाख, जो हमने पहले किया था 2,07,430 करोड़। तो ये है जीएसडीपी एट मार्केट प्राइस। हमने क्या देखा, हमने हर एक सेक्टर में देखा वे कितना परसेंटेज उसका आ रहा है, उसमें हमने नेट टैक्सेस को जोड़ दिया, नेट टैक्सेस को जोड़ करके आपके पास आ गया जीएसडीपी एट मार्केट प्राइस। क्योंकि मार्केट प्राइस की अगर बात हो रही है, मार्केट में कोई चीज जा रही है तो टैक्सेस उसमें ऐड किए जाएंगे। ये पेन है, इस पेन का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है वो 5 रुपए है, लेकिन 5 रुपए आगे जाकर के जो टैक्स लगेगा हो सकता है 2 रुपए इसमें ट्रांसपोर्ट के लग गए, जीएसडी लग गया, जीएसटी लग गया, तो 2-3 रुपए ऐसे लग गए, तो 10 रुपए इसका प्राइस हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो, तो 10 रुपए इसका प्राइस हो गया। तो उसमें हमने क्या किया, ऐड किया है नेट टैक्सेस। तो नेट टैक्सेस आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा जीएसडीपी एट मार्केट प्राइस, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर आपको याद हो तो। अब ठीक है, ओके। ये है चेंज इन सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीएसडीपी। ये प्रीवियस डाटा है, ये कैग की रिपोर्ट के अनुसार है, तो ये एग्जैक्ट डाटा है। एग्जैक्ट डाटा इन द सेंस 2021-22 तक की डाटा है, 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक, क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट है आई थिंक 2023 में ये पब्लिश हुई थी। तो तब की रिपोर्ट के मुताबिक ही है ये, कि प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में। तो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे सबसे ज्यादा है 14.32%, है ना। सेकेंडरी सेक्टर का आप देखेंगे 40.54% और प्राइमरी सेक्टर का 11.90%। और 2000 ये 17-18 का, ये वाला जो आपको ब्लू में दिख रहा है, ये 17-18 का डाटा है। क्लियर? यहाँ पर सेक्टोरल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये हिमाचल और इंडिया का है, ये कंपैरिजन किया गया है। यहां से आपको याद क्या रखना है, शेयर इन टोटल वर्कफोर्स, कि वर्कफोर्स में हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंटेज है और भारत का कितना परसेंटेज है। हिमाचल प्रदेश का शेयर इन टोटल फोर्स सेकेंडरी सेक्टर में है 16.94% और टर्शरी सेक्टर में है 24.35%।
ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए, जो यहां पर बताया गया है, एग्रीकल्चर में टोटल वर्कफोर्स है 58.37%। तो ये हो गया आपका जो पहले वाला सेक्टर है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ये वाला है आपका सेकेंडरी सेक्टर और ये वाला है आपका टर्शियरी सेक्टर। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल वर्कफोर्स है कि वर्कफोर्स कहां कहां लगी हुई है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कहां पर है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स इंक्लूड है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में भी आप याद रख सकते हैं, जिसमें भी टोटल वर्कफोर्स 45.76% इंडिया में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में शामिल है टोटल वर्कफोर्स की अगर बात की जाए। तो वैसे ही आपका सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर है। ओके, इसमें क्या देखा जाएगा अब, ठीक है। ये डाटा याद रखना है आपने कि टोटल वर्कफोर्स किस में ज्यादा है किस में कम है। ये एग्जाम के लिए जरूरी है, प्रीलिम मेंस दोनों के लिए। तो शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड एम्प्लॉयमेंट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली, डायरेक्ट क्वेश्चन कि भैया कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने अभी बता दिया आपको। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 13.9%, इंडिया में अगर बात की जाए शेयर इन जीबीए की बात हो रही है, ये 20.97%। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट तो हिमाचल प्रदेश में 58.71%, यहां पर क्या है 58 अच्छा, ऊपर सिर्फ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। यहां पर जो डाटा है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी है सिर्फ, पूरा प्राइमरी सेक्टर नहीं है। यहां पर जो डाटा है वो है आपका प्राइमरी सेक्टर, इसीलिए यहां पर आपको 58.71% दिख रहा है, यहां पर 58.37 दिख रहा है, ठीक है। तो 58.71 शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर में इतने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, 58.71%। सेकेंडरी सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में 16.94% काम कर रहे हैं और टर्शियरी सेक्टर में 24.35% काम कर रहे हैं। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। और ये आपका जीडीपी वाला डाटा हो गया, ये आप खुद ही करेंगे क्योंकि ये दिख भी नहीं रहा होगा आपको यहाँ पर कि कितना परसेंटेज है जीडीपी, करंट प्राइसेस पे कितना है, कांस्टेंट प्राइसेस पे कितना है। ये इंडिया का दिया गया है, यहाँ से इधर को ये हिमाचल का दिया गया है। तो हिमाचल का अगर आप देखें तो जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस 2,07,430 जो हमारा अभी आया था, अभी जस्ट पहले जहां पर हमने देखा था। ग्रोथ रेट 8.2%, जीएसडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस तो 1,42,800 सबसे स्टार्टिंग में हमने किया था। ग्रोथ रेट इज 7.1%। यह है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये 5 ईयर प्लान की बात है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, उसमें कितनी कितनी ग्रोथ आई हुई है। तो ये है आपका पहला हिस्सा, ठीक है। ये बाकी के लोग गायब हो गए, हाँ कहाँ के चले गए। ये था आपका अभी तक का पहला हिस्सा। पहले हिस्से में हमने बेसिक जानकारी देखी, जीडीपी, जीवीए, इन सभी के बारे में पढ़ा। फिर आपका चलेगा चलेगा क्या, दूसरा भी लेक्चर तैयार ही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है आप लोग उसके लिए रेडी हैं अभी। क्या कहते हैं। आप लोग तैयार हैं तो दूसरा भी शुरू करते हैं, तैयार नहीं है तो कल शुरू करते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से एक चुन सकते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए जरा मुझे। पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी आपको तब मैं इसको सेव करके रखता हूँ, नहीं पड़ेगी तो मुझे बता देना आपने। इस पीडीएफ यानी कि इस तरीके से जो लिखा हुआ उसमें, बिना लिखे हुए जो पीडीएफ है वो तो आपको मिल ही जाएगी। कर ही देते हैं, बाद में कहेंगे नोट में ही सेव हो गई क्या।
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पार्ट 1 इकोनॉमिक्स सर्वे। HP। अच्छा, कल करेंगे अब। ठीक है, दूसरा लेक्चर तो वैसे यही था, क्योंकि 2 PDF हमने रखी थी। मुझे लगा था कि पहले वाले में कम टाइम लगेगा, लेकिन जो टाइम है वो तो उतना ही लगा। ठीक है, इसके आगे वाली जो कहानी है वो हम कल करेंगे। क्लियर? PDF आपको भेज देते हैं अभी थोड़ी देर में। आई थिंक हिंदी मीडियम वालों को भी इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वैसे ऐसा ना कहें कि भैया हमको हिंदी मीडियम में अलग से चाहिए। कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको आएगी नहीं, जहाँ तक हमें लग रहा है दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें थी। GDP की तो बात की हमने, पर कैपिटा इनकम की बात की, प्रति व्यक्ति आय की बात की, तो लगता नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम में दिक्कत आएगी कुछ। लेकिन फिर भी अगर कुछ लगता है तो मुझे एक बार बता देना है आपने, है ना? चलिए, मिलते हैं आपसे फिर कल। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट।